हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मंथन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड, आज से हम लोग बिहार पुलिस के लिए भारतीय संविधान के लिए एक नया बैच लेके आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग संपूर्ण संविधान को अलग अलग क्लास के माध्यम से कवर करेंगे। फ्रेंड, इस बैच के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रपति से पहली क्लास शुरू करेंगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज, जिसमें हम लोग प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, मंत्रिमंडल के अंतर्गत केंद्र की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, संसदीय समितियां, पंचायती राज व्यवस्था, संपूर्ण सिलेबस को हम लोग इस बैच के माध्यम से कवर कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, इस क्लास को करने के बाद आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। और फ्रेंड, अगर संविधान से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको, केवल वो बिहार पुलिस ही नहीं, बिहार एसआई या कोई और एग्जाम आप दे रहे हैं जिसमें आप संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कोई भी प्रश्न छूटने नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड, आप इस सेशन से जुड़िए और इस सेशन को अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में भी शेयर करिए। फ्रेंड, हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट इस बैच को लेके आए हैं, जिसमें हम संपूर्ण संविधान को पढ़ेंगे। इसके बाद फ्रेंड, हम लोग संविधान से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न अब तक बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में पूछे गए हैं, उनको भी हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अलग से मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपको कवर करा देंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग राष्ट्रपति से शुरू करते हैं आज का बैच। राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति है, इसके बारे में हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेके 395 तक राष्ट्रपति के बारे में हम विस्तार से जितने भी से संबंधित अनुच्छेद हैं 52 से लेकर 395 तक, जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या 52 से लेकर 395 तक सभी अनुच्छेदों पे चर्चा करेंगे? नहीं फ्रेंड, हम लोग सभी प्रश्नों पे चर्चा नहीं करेंगे, सभी आर्टिकल पे हम प्रश्न चर्चा नहीं करेंगे। फ्रेंड, जितने भी महत्वपूर्ण आपके आर्टिकल हैं, जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। तो जैसे हम अनुच्छेद 52 पे चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 53 पे चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 54 पे चर्चा करेंगे, इसके बाद 55 और 56, 57, 58 और इसके बाद फ्रेंड हम लोग 59, 60, ये सब महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 60 पे चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग 60 के बाद सीधे 66 पे चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग 71 पे चर्चा करेंगे, फिर 72 पे चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 74 पे चर्चा करेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 77 पे चर्चा करेंगे। इसके बाद 78 पे चर्चा करेंगे। इसके बाद फ्रेंड हम लोग 80 पे चर्चा करेंगे, फिर 85 पे चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 85 पे, फिर आपका 87 पे, फिर 108 पे चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 108 पे, और इसके बाद 111 पे चर्चा करेंगे। इसके बाद 123 पे चर्चा करेंगे। इसके बाद आपका 143 पे चर्चा करेंगे। इसके बाद 352, 356 जो आपातकालीन शक्तियां, 360 और 361 और 365, इतने अनुच्छेद हैं जिससे आपको राष्ट्रपति से संबंधित आपके प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, हम इन पे विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में जानेंगे, राष्ट्रपति का कैसे निर्वाचन होता है, उसकी विधि क्या है, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में जानेंगे, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके पद की शर्तें क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति किसी किसकी नियुक्ति कर सकता है, इन सभी के बारे में विस्तार से हम लोग इस क्लास के माध्यम से कवर कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं अनुच्छेद 52 से। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, और यह हमारे राज्य भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा, और
हमारे देश का प्रथम नागरिक होगा। यहां से एक सवाल पूछता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो आप राष्ट्रपति जो होगा भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। और यह हमारे राज्य का प्रमुख होगा। यह कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होगा। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा हो कि नाम मात्र का प्रमुख क्या हो, क्या इसका तात्पर्य है। तो फ्रेंड, जितने भी भारत में कार्य किए जाएंगे वो सभी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियां जो होती हैं वो मंत्रिमंडल में होता है। मंत्रिमंडल में क्या होता है फ्रेंड, उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। सभी का जो असली पावर है उन्हीं के पास है, लेकिन जितने भी कार्य किए जाएंगे सब राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। तो इसलिए जो हमारा राष्ट्रपति है कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। क्योंकि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली जो है आपके ब्रिटेन के जिस प्रकार ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है उसी से हमारा संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। और जो ब्रिटेन का सम्राट होता है ठीक उसी प्रकार भारत का राष्ट्रपति होगा, ऐसा वर्णन है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भी मिलता है कि जो अधिकार आपको ब्रिटेन में सम्राट को दिया गया है ठीक उसी प्रकार का अधिकार हमारे राष्ट्रपति को दिया गया है। तो ये जानते रहेंगे हम कि अनुच्छेद 52 में क्या लिखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 52 के तहत क्या है, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगले आर्टिकल पे चर्चा करते हैं, अनुच्छेद 53 पे। अनुच्छेद 53 में आपका कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या सब लिखा गया है आपका कि कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। फ्रेंड, आप चाहें तो कॉपी और पेन ले लें, और जो हम अब लेक्चर दे रहे हैं उनका शॉर्ट नोट भी बनाते चलेंगे, जिससे आपके पास एक शॉर्ट नोट भी हो जाएगा, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो 53 के अंतर्गत हम ये जाने कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में क्या होगी, निहित होगी। और जो ये कार्यपालिका शक्ति होगी इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं में अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यहाँ अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब है मंत्रिमंडल के सहायता से करेगा। हम बढ़ेंगे अगले सवाल के अगले आर्टिकल की तरफ। अब हम लोग अनुच्छेद 54 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 54 में क्या वर्णित है, तो अनुच्छेद 54 में जो है आपका निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। तो आपको बता दें कि निर्वाचक मंडल होता क्या है, जिससे आपके दिमाग में जितने भी आप ये पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी शब्दावलियां हैं उनका अर्थ आप जानने लगेंगे, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी। आप ये जानते ही नहीं रहेंगे कि निर्वाचक मंडल किसे कहते हैं। अगर पूछ लिया कि निर्वाचक मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए निर्वाचक मंडल होता क्या है। तो ऐसे व्यक्तियों का समूह जो भारत के राष्ट्रपति को मतदान करते हैं। क्योंकि हम लोग राष्ट्रपति को डायरेक्ट जनता द्वारा वोट देके नहीं चुना जाता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो आपका अप्रत्यक्ष रूप से जिनको हम चुन के, जैसे हमारे सांसद हैं, आपके विधायक हैं, इनको हम चुन के भेज देते हैं और इनके माध्यम से हमारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। डायरेक्ट जनता के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव भारत में नहीं होता है। तो ये ऐसे व्यक्तियों का समूह जो भारत के राष्ट्रपति को मतदान करते हैं या वोट देते हैं, ये लोग निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। इसी का उल्लेख आपके अनुच्छेद 54 में वर्णित है। अब प्रश्न ये उठता है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो आप जानते रहेंगे संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। अब आपके प्रश्न दिमाग में ये प्रश्न उठना चाहिए कि सभी निर्वाचित सदस्य, यहाँ निर्वाचित का अर्थ क्या है, तो आपको बताते चलें। निर्वाचित सदस्य का मतलब है जिनका चुनाव वोट के माध्यम से हुआ है, वो आपके निर्वाचित सदस्य होंगे। यानी किसी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य ना हो, राज्यपाल के द्वारा वो मनोनीत सदस्य ना हो, यानी उनका निर्वाचन हुआ, उनका चुनाव हुआ हो। और ये संसद के सभी निर्वाचित सदस्य के अंतर्गत दो शब्द आएगा आपका, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं।
राज्यसभा के भी सभी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य में जो आपके विधानसभा है, जो विधायक लोग हैं, वो लोग भी आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें आपका दिल्ली है और पांडिचेरी है, 2 राज्य हैं केवल, याद रखेंगे। यहां से आपके सवाल बनते हैं कि कौन से 2 राज्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक लोग भाग लेते हैं। तो दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को मतदान दे सकता है यदि वह विधानसभा का निर्वाचित सदस्य है। ये लाइन आप समझेंगे कि मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को मतदान दे सकता है यदि वह विधानसभा का निर्वाचित सदस्य है, वह विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। 6 राज्य ऐसे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश भी है, उसमें बिहार भी है, जहां पे विधानसभा में भी राज्य स्तर पे भी 2 सदन चलता है। एक आपका विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। तो विधानसभा का अगर कोई सदस्य है तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति को मतदान दे सकता है, वोट दे सकता है। लेकिन यदि वह विधान परिषद का सदस्य है और वो मुख्यमंत्री बना हुआ है तो आपका राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। इस लाइन का यही अर्थ है। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे और इससे संबंधित, जिससे आपको डाउट ना हो। अब प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है। अब तक तो आपने पढ़ा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है 54 के अंतर्गत, लेकिन कौन भाग नहीं लेता है। अगर आप ये जानते रहेंगे कौन भाग नहीं लेता है तो आपके लिए आसानी हो जाएगा एग्जाम में, क्योंकि यही दे के फंसाया जाता है। जैसे पूछ देगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है और उसमें आपका दे देगा विधान परिषद का कोई भी सदस्य। तो आपको याद रहना चाहिए कि विधान परिषद का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। कोई भी मनोनीत सदस्य जिनका मनोनयन किया गया है, जैसे खेल, साहित्य, 12 सदस्य लोकसभा में, संसद में आपके केंद्र स्तर पे राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, राज्यसभा में सॉरी, तो वह व्यक्ति आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। जो आपके साहित्य, विज्ञान, खेल कूद से, जैसे सचिन तेंदुलकर को एक बार चुना गया था तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते थे। हम आगे बढ़ेंगे, अब अनुच्छेद 55 पे चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 55 में क्या वर्णित है? निर्वाचन विधि, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा, कौन कौन सी विधियां हैं राष्ट्रपति के चुनने के लिए आपको। तो इसमें आपकी जो विधियां बताई गई हैं, पहली विधि जो है आपके अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, आपकी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, गुप्त मतदान होगा और अप्रत्यक्ष होगा। ये आपके राष्ट्रपति को चुनने की कुछ आपकी विधियां हैं जिनको आप जानते रहेंगे। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, गुप्त मतदान और अप्रत्यक्ष। ये निर्वाचन शब्द आपसे आपका 2 प्रकार का मिलता है। आपका एक प्रत्यक्ष, आपके मन में आया होगा कि ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या है, तो आपको बता दें, एक होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन और दूसरा शब्द क्या होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो बताते चलें कि प्रत्यक्ष निर्वाचन का अर्थ ये हुआ कि जनता वोट देकर जिसे डायरेक्ट चुनती है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या कहलाएगा? जिनका निर्वाचन में जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने जाते हैं। जैसे हम लोग किसी को चुन दिए और वह व्यक्ति जाके दूसरे को चुने, तो वहां कैसा होगा, आपका हो जाएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। क्योंकि हम लोग सांसद को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, और सांसद विधायक मिलकर किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो किस प्रकार का निर्वाचन हुआ? वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। यहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हम आपको समझाने में सफल रहे होंगे, हमको उम्मीद है। हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला टॉपिक होगा जो किस अनुच्छेद 56 पे चर्चा करते हैं फ्रेंड। अनुच्छेद 56 में क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि पदावधि और कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति की जो पदावधि होगी, कितने समय तक वह रहेगा। यहां से आपके सवाल देखने को मिलते हैं। तो राष्ट्रपति का जो सामान्यतः कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति अपने
पद पे कब तक रहता है? 5 वर्ष तक रहता है। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न ये उठना चाहिए कि इसकी गणना कब से की जाएगी? क्या जिस दिन से राष्ट्रपति चुनाव जीत गया उसी दिन से? तो नहीं फ्रेंड, इसकी गणना आपको कब से की जाएगी? जिस दिन से राष्ट्रपति शपथ लेगा। जिस दिन से राष्ट्रपति शपथ लेगा उस दिन से ये 5 वर्ष आपका काउंट किया जाएगा। एक प्रश्न ये भी आपको बताते चलें कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है, क्या वो आपका 5 वर्ष जैसे ही पूरा हो जाएगा, क्या अपने पद से हट जाएगा? तो नहीं फ्रेंड, वो अपने पद से नहीं हटेगा। जब तक नया कोई भी उसका उत्तराधिकारी चुन के ना आ जाता है, तब तक वो अपने, भले 5 साल से वो अधिक हो गया हो उसका कार्यकाल, लेकिन तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति हट जाएगा। किन कंडीशन में राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी हट सकता है? यदि वह अपना स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे तो 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति अपने पद से हट सकता है। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, जब मृत्यु हो जाएगी तो स्वतः ही वो पद खाली हो जाएगा 5 वर्ष से पहले भी। राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू हो जाए, अगर राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटा दिया जाए तो 5 साल पहले भी हटाया जा सकता है, 2 साल में भी, 3 साल में, अगर उसका कार्यकाल पूरा हो जाए। जब वो कार्यकाल 5 साल का पूरा हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपको राष्ट्रपति हट जाएगा। हम आपको हेडिंग के माध्यम से ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे किसी भी प्रकार का कि किस किस कंडीशन में राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी हट सकता है। हम आगे चर्चा करेंगे आर्टिकल 57 पे। हमारा अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। इसमें हमारा ये बताया गया है कि राष्ट्रपति क्या पुनः दोबारा चुन के आ सकता है कि नहीं आ सकता है, उसकी अधिकतम उम्र क्या होगा, इसका निर्धारण नहीं किया गया है। ये बात याद रखेंगे। जैसे ये नहीं बताया गया है कि राष्ट्रपति कितने उम्र तक राष्ट्रपति रह सकता है, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिलता है। इसलिए जितनी बार भी चाहे भारत का राष्ट्रपति उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। केवल 1 बार, 2 बार, 3 बार कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि उसकी उम्र की सीमा, लिमिट भारतीय संविधान में नहीं है। तो इसलिए, लेकिन वहीं हम अमेरिका की बात करें कि अमेरिका में कोई व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति चुना जाता है। याद रखेंगे, भारत में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अमेरिका की चर्चा करें तो केवल 2 बार वहां पे कोई राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार से अधिक नहीं बन सकता है। तो ये आपका अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन के बारे में वर्णन मिलता है। हम आगे आर्टिकल की चर्चा करेंगे अनुच्छेद 58 के अंतर्गत क्या वर्णन मिलता है। तो अनुच्छेद 58 में हमारा योग्यता के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति चुनने के लिए या राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, इसका अनुच्छेद 58 में वर्णन है। तो क्या योग्यता होनी चाहिए, यहां से आपके खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न में वह भारत का नागरिक हो, पहला क्या हो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए कम से कम, तो उसकी उम्र 35 वर्ष की आयु वह पूरा कर चुका हो, 35 वर्ष से कम होनी नहीं चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जो आपकी क्राइटेरिया, जो आपका योग्यता लोकसभा सदस्य बनने की है, वो सभी आपके जितने भी योग्यता है वो आपके राष्ट्रपति में भी होनी चाहिए। वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि ये लाभ का पद क्या है, तो आपको बता दें, जैसे वह राज्यपाल, संघ का मंत्री, राज्य मंत्री, संसद, ये तो होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लाभ के पद माने ही नहीं गए हैं। ये रहते हुए वो राष्ट्रपति आपका चुना जा सकता है। जैसे वह कोई सरकारी कामकाज में न लगाओ, वह किसी सरकारी कामकाज में न लगाओ। ये आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ का मंत्री, राज्य मंत्री, ये आपका लाभ का पद नहीं रखा गया है, ये लाभ का पद में नहीं आता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम। क्या योग्यता नहीं है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना जरूरी नहीं है। यहां से आपको देके सवाल फंसाया जाता है। जैसे पूछ देगा कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उसमें दे दिया कि वह जन्म से भारतीय हो,
तो नहीं, ये जरूरी नहीं है। वह जन्म से नागरिक नहीं होना चाहिए, वह केवल भारत का नागरिक हो। ये जरूरी नहीं है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो तभी वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो क्या आवश्यक नहीं है? वह जन्म से भारतीय हो, यह आवश्यक नहीं है। वह पढ़ा लिखा हो, यह भी आवश्यक नहीं है। अगर निरक्षर भी कोई व्यक्ति है तो भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। यह जरूरी नहीं है, कहीं संविधान में लिखा नहीं गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति बनेगा वो आपका पढ़ा लिखा होना अनिवार्य होना चाहिए। हम आगे चर्चा करेंगे अनुच्छेद 59 पे। हमको उम्मीद है फ्रेंड आपको सभी आर्टिकल के बारे में समझ आ रहा होगा। और फ्रेंड अगर तेज हो रहा होगा तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास लेंगे तो हम उसमें आपको और आराम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 59 में आपका पद की शर्तें, पद की शर्तें के बारे में बताया गया है। यहाँ पद की शर्तें का मतलब क्या है फ्रेंड? जैसे राष्ट्रपति संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। यहाँ पे जैसे आपका कोई राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा, संसद राज्य विधानमंडल के सदस्य स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यहाँ पे पद के शर्तें के अंतर्गत आपका ये दिया गया है, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर वह संसद का सदस्य है, राज्य विधानसभा का सदस्य है, तो राष्ट्रपति संसद या राज्य विधान का सदस्य नहीं होना चाहिए। जैसे वह राष्ट्रपति बनेगा इस पद से वह स्वतः ही हट जाता है। और फ्रेंड राष्ट्रपति बनने के लिए 50 अनुमोदक होने चाहिए और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। आपको बता दें कि आप 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। जब आप किसी भी व्यक्ति के नाम का ये मिलता है कि ये चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कितने 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने अनिवार्य हैं। और जो ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे वो अलग अलग होने चाहिए और ऐसे ही व्यक्ति होने चाहिए जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हो। निर्वाचक मंडल से होना, आपके दिमाग में अब ये बात समझ में आ गई कि निर्वाचक मंडल का क्या मतलब है। निर्वाचक मंडल यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान, पांडिचेरी और दिल्ली के उसमें जितने भी विधायक हैं वही लोग केवल ये 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक रह सकते हैं, बाहर के लोग नहीं रह सकते हैं। और क्या होना चाहिए पद के शर्तों के लिए? उसमें आपकी 15,000 की जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। कितने की? 15,000 की जमानत राशि जब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे तो जमा करनी पड़ेगी। आपको ये सवाल तो पूछा नहीं जाता लेकिन बता दें आप जानकारी के लिए कि ये जो 15,000 रुपया जो जमा किया जाता है ये आपका एक तरीके से राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए किया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति इसमें नामांकन न कर सके। ये आपके एक तरह से प्रतिष्ठा के सवाल के लिए 15,000 रुपया रखा गया है। अच्छा, ये 15,000 रुपया क्या होगा? हार जाने के बाद क्या ये जब्त हो जाएगा? तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि जब्त कब होगा? कुल पड़े जितने भी आपके वैध मत हैं, राष्ट्रपति को जितने भी कुल वैध मत पड़े हैं इसका 1/6 से भी कम वोट मिलता है तो ये आपके 15,000 रुपया नहीं मिलेंगे। अगर आप कुल पड़े वैध मत का 1/6 मत प्राप्त कर लेते हैं तो आपके 15,000 रुपया वापस कर दिए जाएंगे। अच्छा, ये 15,000 रुपया जो जमा किया जाता है ये रखा कहाँ जाता है? तो यह भारत सरकार के सरकारी खजाने में रखा जाता है। भारत सरकार के सरकारी खजाने का मतलब क्या है? तो यानी वो आरबीआई में ही रखा जाता है। आगे हम लोग आर्टिकल अब 60 पे चर्चा करेंगे। आर्टिकल 60, अनुच्छेद 60 में क्या वर्णन मिलता है? तो ये शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में आपको बताया गया है कि अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में उल्लेख करता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति शपथ लेता है। आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि क्या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो क्या राष्ट्रपति शपथ नहीं लेगा? नहीं फ्रेंड, ऐसा नहीं है। आपको बताते चलें कि राष्ट्रपति अगर शपथ के दौरान सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उससे जो नीचे वाला है
अगर वह अनुपस्थित है तो वरिष्ठम, उससे जो वरिष्ठम है, जो मुख्य न्यायाधीश से, वह व्यक्ति आपको राष्ट्रपति की शपथ दिलाता है। अगर वो भी नहीं है तो उससे सेम प्रक्रिया यही चलती रहती है, उससे नीचे वाला जो भी रहेगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। तो फ्रेंड, हम लोग इस समय 23 मिनट की क्लास कर चुके हैं, तो हम लोग आधे घंटे की क्लास करेंगे और शेष जितना हमारा बचेगा उसको हम अगले क्लास में कवर कराएंगे। चलिए आगे अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 61 पे चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत क्या वर्णन मिलता है? तो अनुच्छेद 61 में जो है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, ये आपके पूरे संविधान में 2 जगह इसका वर्णन मिलता है। एक तो अनुच्छेद 61 के तहत, और एक और आर्टिकल है, ये बहुत डीप आपके, जब आप बीपीएससी लेवल पे आप एग्जाम देते रहेंगे तो वहां पे ये सवाल पूछा जा सकता है। एक आर्टिकल है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में भी आपका ये आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के बारे में वर्णन मिलता है। सवाल ये उठता है कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वह कहां लाई जाएगी? ये आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि जो आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाएगी, ये क्या पहले लोकसभा में लाई जाएगी कि राज्यसभा में लाई जाएगी? तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी तो यह आपके लोकसभा में पहले आ सकती है और राज्यसभा में आ सकती है। एक छोटी सी जानकारी थी जिसको आपको बता दें। इसके अंतर्गत नोट के अंतर्गत देखेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति होते हैं जो निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में शामिल नहीं होते हैं? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता रहता है तो कौन है जो शामिल तो होता है, लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाने के लिए उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलती रहती है तो शामिल नहीं होता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि राज्य विधानसभा के सदस्य जो आपके विधायक चुने जाते हैं वो आपके इसमें शामिल नहीं होते हैं जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही होती है। मनोनीत और कौन शामिल होते हैं? तो आपको बताए थे कि जो आपके मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तब वो भाग नहीं लेते हैं। जब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया चलती रहती है आपकी अनुच्छेद 61 के तहत, तब तो वह भाग लेते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, मनोनीत सदस्य निर्वाचन के समय भाग नहीं लेते हैं लेकिन महाभियोग के समय मतदान करते हैं। तो यहां से आपको जब आप बीपीएससी लेवल पे एग्जाम देंगे, यूपीएससी लेवल पे एग्जाम देंगे तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है, दरोगा में पूछा जा सकता है। आगे हम लोग नेक्स्ट आपके आर्टिकल पे चर्चा करेंगे। अभी कुछ और पॉइंट है। महाभियोग का आधार क्या होगा? किस आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है भारत में? तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो आपका आधार होगा वो आपका क्या क्या हो सकता है? तो यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। अगर वह संविधान का अतिक्रमण करता है तो वह उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत लाई जा सकती है। आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि यह संविधान पर अतिक्रमण का अर्थ क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि वह मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करना बंद कर दे और वह संविधान का अतिक्रमण करने लगे तो उस समय राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी। जिस दिन सदन में, जिस भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, 2 जगह आपका लाया जाएगा, लोकसभा या तो राज्यसभा।
पहले लोकसभा या तो राज्यसभा, ये स्वतंत्र है, किसी में भी आपके महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर लाई जा सकती है। लेकिन जिस भी सदन में पहले लाया जाएगा, मान लीजिए अगर लोकसभा में पहले लाया जाएगा, तो कुल सदस्य यानी लोकसभा के जितने भी सदस्य होंगे, कुल सदस्यों का 1/4, कितना? कुल सदस्यों का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर सहित उसे नोटिस देना होगा राष्ट्रपति को कि आपके ऊपर क्या हो रहा है, महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा रही है, और यह सूचना आपके 14 दिन पूर्व देना होगा, 14 डेज। ये महत्वपूर्ण है, आपका पूछा जाता है कि कितने दिन पहले ये सूचना देनी होगी, तो ये 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कि आपके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। और फ्रेंड, जब ये लोकसभा में पहले आ जाएगा तो ये राज्यसभा में जाएगा। जब ये दूसरे सदन में जाता है तो राज्यसभा के कुल सदस्य जो होंगे, कुल सदस्य की संख्या का 2/3, कुल सदस्य संख्या कितना? 2/3 विशेष बहुमत से यह पारित कर दिया जाएगा। इसके बाद सॉरी फ्रेंड, ये आपका 14 दिन पहले सूचना दे दी जाएगी और सदन के कुल सदस्यों का 2/3, यहीं पे आपका 2/3 बहुमत से पारित हो जाए लोकसभा में। इसके बाद वो कहाँ जाएगा? दूसरे सदन में जाएगा, आपका राज्यसभा में चला जाएगा। जब वो राज्यसभा में जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, तो इस बात का जांच दूसरे सदन में किया जाता है। और जिस समय यह जांच प्रक्रिया चल रही होगी राष्ट्रपति पर, तो क्या राष्ट्रपति उपस्थित रह सकता है सदन में? तो हाँ, वह व्यक्ति चाहे तो दूसरे सदन में उपस्थित रह सकता है, या तो अपने किसी प्रतिनिधि या किसी व्यक्ति को अपनी पैरवी, अपनी बात रखने के लिए उपस्थित कर सकता है। और जब वह दूसरे सदन में जाता है, वहां पे भी 2/3 बहुमत से, यहाँ पे भी आपके 2/3 बहुमत से आपका पारित कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लग जाती है और राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देता है। लेकिन अमेरिका की बात करें, वहीं अमेरिका में क्या होता है? तो अमेरिका में जो है आपका राजद्रोह, भ्रष्टाचार, गंभीर अपराध, रिश्वत लेना, इन सभी के आधार पर भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। वहां पे जो आपका संसद है, आपकी केवल निम्न सदन में ही आपका लाया जाता है। वहां पे ऐसा नहीं है कि लोकसभा में ला सकते हैं, राज्यसभा में। वहां पे जब भी लाया जाएगा, निम्न सदन में ही लाया जाएगा, सीनेट में नहीं लाया जाएगा। और वहां जो आधार होगा, भारत का जो राष्ट्रपति है, इस पे महाभियोग लगाना होगा तो आपको ये राष्ट्र संविधान पर अतिक्रमण करेगा तो ही लगाया जाएगा। लेकिन अमेरिका की बात करें तो वहां पे राजद्रोह, भ्रष्टाचार, गंभीर अपराध, रिश्वत लेना, इन सभी के आधार पर उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। तो हम ये पढ़े कि अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। तो फ्रेंड, आगे हम लोग अनुच्छेद 52 पे चर्चा करेंगे, और ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 62 के अंतर्गत आपके राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, अनुच्छेद 62 के अंतर्गत हम लोग नेक्स्ट आपकी क्लास सेकेंड में देखेंगे। तो फ्रेंड, ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अधिक से अधिक इसको अपने फ्रेंडों में इस सेशन से जुड़ने के लिए शेयर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट आपके अनुच्छेद 62 के साथ। राष्ट्रपति का यहीं से हम शुरू करेंगे। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।